तो हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है व्यापम पटवारी भर्ती, इसको लेकर व्यापम पटवारी भर्ती को लेकर है। आज के मेरे वीडियोस में मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि पटवारी आखिर होता कौन है, उसके क्या कार्य है, वैकेंसी कितनी है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या है और प्रमोशन कैसे होगा। वन बाय हम देख लें कि कौन कौन से पॉइंट को मैंने क्लियर कवर किया हुआ है आज के मेरे वीडियोज़ में। फर्स्ट, पटवारी के कार्य क्या होते हैं। दूसरा है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं कैटेगरी वाइज। थर्ड पे मैंने कवर किया क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसको भी देखें। फोर्थ नंबर पे है कि पटवारी को कितनी सैलरी मिलेगी। फिफ्थ नंबर पे देखें तो ऑनलाइन डिटेल इन्फॉर्मेशन हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म से लेके एग्ज़ाम तक के। सिक्स नंबर पे देखेंगे कि पोस्टिंग, पटवारी को पोस्टिंग यदि सिलेक्शन होता है आपका व्यापम पटवारी एग्ज़ाम में तो आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। सेवन नंबर पे हम देखें फैसिलिटीज़, देखें पटवारी को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। और एट नंबर पे देखें तो प्रमोशन, कि पटवारी के पद पर आप सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो वो हायर पद कौन सा मिलेगा। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम देख लेंगे पटवारी आखिर होता कौन है। तो पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद है। क्या है? सरकार का प्रशासनिक पद है, ठीक है। पटवारी को एक हल्का मिलता है, उसमें 3-4 गांव हो सकते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, तो वहाँ का वो अधिकारी होता है। यह 1 ग्राम भी हो सकता है, राजस्व हल्का 1 ग्राम का भी हो सकता है, तो वहाँ का इसीलिए वो कहा था कि राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। आप देखिए कार्य, पटवारी के क्या कार्य होते हैं। तो पटवारी का जो कार्य है, भूमि रिकॉर्ड करना। द्वितीय, भू राजस्व एकत्रित करना। थर्ड नंबर का उनका बंटवारा करना किसी भी संपत्ति के लिए, या सीमांकन करना। जैसे कि हमारा कोई खेत है, उसका सीमांकन करवाना है तो आपको पटवारी से ही करवाना पड़ेगा। और फसल रिकॉर्ड करना, जो भी आपके खेतों में फसल बोई जाती है उसका रिकॉर्ड कौन करता है? पटवारी करता है, और आपके नक्शा खतौनी में वो दर्ज रहता है। तो ये तो थे पटवारी के कार्य। अब हम आगे देखें, वैकेंसी की बात करें कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे हम देखें अनारक्षित श्रेणी के, देखें तो अनारक्षित श्रेणी के जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? 2102 पोस्ट है। सेकंड नंबर पे देखें ईडब्ल्यूएस, जो कि अनारक्षित श्रेणी में रिजर्वेशन है 10%, उनकी सीटें कितनी है? अगर देखें हम तो 566 सीटें हैं। थर्ड नंबर पे देखें हम अनुसूचित जनजाति, या यूं कहें कि एससी की सीटें जो है वो 862 सीटें हैं। फोर्थ नंबर पे देखें हम अनुसूचित जनजाति में देखें तो अनुसूचित जनजाति की टोटल सीटें कितनी है? 1722 सीटें हैं। फोर्थ नंबर पे देखें हम अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल सीटें कितनी है? 1503 सीटें हैं। तो यदि इन सबको मिला दिया जाए तो जो टोटल सीटें जो पटवारी की निकली है वैकेंसीज, वो निकली 6755 सीटें हैं। तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं पटवारी के लिए। आगे देखें क्वालिफिकेशन, या यूँ कहें कि योग्यता, पटवारी के लिए क्या योग्यता है, कौन से बच्चे हैं जो पटवारी के लिए एलिजिबल है और कौन से बच्चे हैं जो पटवारी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किया और अब फिल करेंगे वो ध्यान रखें कि जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही इसके लिए योग्य हैं और वही अप्लाई करें। इसके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं बताया गया है कि आप इसी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी विषय में हो, किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेज जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिनके शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लगाई गई है कि सीपीसीटी होना अनिवार्य है। या तो अभी आपके पास हो तो आप बता सकते हैं, और यदि आपके पास अभी नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के 3 वर्ष के भीतर आपको सीपीसीटी कंप्लीट करना है और उसका पासिंग और स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना है। अगर 3 वर्ष के भीतर भी आप सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे।
आगे देखिए अपन सैलरी कितनी मिलेगी पटवारी को। तो पटवारी का जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, जो ग्रेड पे दे रखा है 5200 से 2000, और उनका ग्रेड पे है 2100 रुपये। जो सैलरी का स्केल दे रखा है कितना दे रखा है, 5200 से 20200, और ग्रेड पे दे रखा है 2100 रुपये। तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलेगी वो 70% मिलेगी, सेकंड ईयर्स में 80% मिलेगी, और थर्ड ईयर में 90% मिलेगी। इस हिसाब से सैलरी मिलेगी। पहले तो हम देख लें 70% के हिसाब से जो सैलरी मिलेगी ग्रोस, वो कितनी मिलेगी, 18,437 रुपीज़। अब देख लेते हैं कैसे। बेसिक पे, जो बेसिक पे आपका 7 पे के हिसाब से 19,491 रुपये है। जो आपको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा 34% डीए दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से जो आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो 6,627 रुपये का डीए मिलेगा आपको बेसिक पे में, ये ऐड होगा। एचआरए की बात करें तो 220 रुपये पटवारी को एचआरए मिलता है। तो यदि इन तीनों को हम मिला दें तो जो ग्रोस सैलरी जो बनती है वो 26,338 रुपये में बनती है, और इसी ग्रोस सैलरी का 70% कितना हो रहा है, 18,437 रुपीज़। तो 18,437 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में सैलरी मिलेगी। आगे देखें हम ऑनलाइन प्रोसेस। अब आता है जब हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ फिलअप करना है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगी। तो फॉर्म आपको फिलअप करना है वो ऑनलाइन करना है, व्यापम या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 5 जनवरी 2023, स्टार्ट हो चुके हैं। आज 14 जनवरी 2023 है। उस इन डेट है जो 19 जनवरी 2023 है, मतलब कि 5 दिन बचे हैं इसके फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट। करेक्शन डेट की बात करें तो वो है 24 जनवरी 2023 से पहले आपको इसमें करेक्शन करना है, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो। आप जब भी फॉर्म फिल करें उसका प्रिंट आउट निकालें और एक बार उसको अच्छे से रीड करें, हो सके तो उसको सेकंड बार भी रीड करें, और जहाँ पे भी गलती है तो आप उसको करेक्शन करें। 50 रुपये करेक्शन चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो आप उसको करेक्शन नहीं कर रहे, आप करेक्शन विंडो से पहले उसको करेक्शन कर लें। अब एग्ज़ाम की बात कर लें। जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगी वो 5 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी, और जब तक भी व्यापम शेड्यूल करता है तब तक चलेगी एग्ज़ाम। इसमें जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा आपका, जिसमें से 100 मार्क्स के जीके के क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के आपके एप्टीट्यूड के मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें जीके प्लस साइंस प्लस मैथ्स भी इंक्लूडेड है, और एक एप्टीट्यूड का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 200 मार्क्स का होगा। तो एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम देखें तो जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और प्रतिदिन 2 पाली होगी। पाली से मतलब कि एक दिन में 2 बार ही एग्ज़ाम ली जाएगी। जैसे कि मेरी एग्ज़ाम है, मेरी फर्स्ट पाली में है, और आपकी एग्ज़ाम सेकंड पाली में है। तो इस प्रकार से होगा, पेपर एक ही होगा और एक ही बार देना, आपको 2 बार नहीं देना। तो पाली है कि 2 पालियों में एग्ज़ाम हो गया, शिफ्ट जिसे कहते हैं हम। तो ये तो था आपका ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित। आगे देखें पोस्टिंग देखें। तो पोस्टिंग कहाँ होगी, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आप चॉइस का अपना ज़िला चुनेंगे, उस ज़िले में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी। कहाँ पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको आवंटन होगा। वैकेंसी निकली है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही निकली है, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है कि पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर किसको दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, तो कलेक्टर कार्यालय में आपको कलेक्टर कार्यालय में आपको जाना है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाना है आपको, और जो आपका जॉइनिंग ऑर्डर रिलीज़ किया जाएगा वो एसडीएम के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा संबंधित जिले के जो भी है आपका, जहाँ पर भी आपको आवंटन होता है, मतलब सब डिवीज़न क्षेत्र, वहाँ। ठीक है, एसडीएम द्वारा आपको ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको आपका गृह तहसील में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गृह तहसील को छोड़ के ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपने देख लिया होगा कि चॉइस फिलिंग में जो भी आपने प्रायोरिटी चुना था, उसके बाद जो जहाँ पे भी आपका मेरिट में नाम आता है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है ज्वाइन करने। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करवाना है,
वहाँ से आपको जो ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलेगा वो संबंधित सब डिवीज़न के एसडीएम द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट की तहसील है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो था आपका पोस्टिंग से संबंधित जानकारी। अब फैसिलिटीज़ की बात करें कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। फर्स्ट तो है कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो फर्स्ट ईयर 70%, सेकंड ईयर 80%, थर्ड ईयर 90% एंड देन 100% सैलरी मिलेगी। आपका जो ऑफिस हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका तहसीलदार कार्यालय या फिर नायब तहसीलदार ऑफिस में। दूसरा आपका आवंटित हल्का, उस हल्के में भी आपका ऑफिस हो सकता है। गवर्नमेंट क्वार्टर की बात करें तो यदि सरकारी क्वार्टर्स अवेलेबल होंगे तो आपको आवंटित हो जाएगा, और नहीं है तो आपको प्राइवेट रूम नंबर लेकर रहना है। अब टीएडीए की बात करें, अब यदि आपके हल्के को छोड़ के कहीं पे भी जाते हैं शासकीय कार्यों से तो आपको टीएडीए मिलता है। ये ट्रेवलिंग अलावेंस है और ये आपका डेली अलावेंस है। एक डीए अलग होता है, डियरनेस अलावेंस, ये टीएडीए अलग है। तो ये आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। आगे देखिए प्रमोशन, ठीक है। एंडिंग पॉइंट आता है कि यदि आप पटवारी में सिलेक्ट होते हैं, कुछ समय बाद जॉब कर लेते हैं, उसके बाद आपका किस प्रकार से प्रमोशन होगा। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी पटवारी की पोस्ट पे होगी। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा वो होगी अगली पोस्ट आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होता है। उसके बाद जब आरआई के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो नायब तहसीलदार पे होता है। कभी कभी अब आजकल क्या करने लगा कि राजस्व विभाग इसके लिए एग्ज़ाम भी लेने लग गया है। मतलब कि आरआई और पटवारी एग्ज़ाम के थ्रू भी नायब तहसीलदार बनते हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। कौन सी? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। नायब तहसीलदार के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो तहसीलदार का होगा। किसका होगा? तहसीलदार का। तहसीलदार के बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो एसडीएम का होता है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक है, आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट की जो मध्य प्रदेश सरकार ने एज रखी है वो 62 ईयर्स रखी है। यदि 62 वर्ष के पहले तक आपका प्रमोशन हो सकता है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पटवारी का प्रमोशन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।